हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू फिजिक्स बाय मिक्सर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था, जल्दी से हम उन सारे टॉपिक्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था चार्ज के बारे में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज। फिर हमने देखा था कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा हुआ था। फिर फिर हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में बात करी थी कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने देते हैं, अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ था। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जब भी मेटल पे हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें चार्ज क्या होता है, तो पूरे के पूरे थ्रू आउट द मेटल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेटल में कंडक्टर में जब भी हम चार्ज प्रोवाइड करते हो तो वो सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में हम लोग जब चार्ज प्रोवाइड करते हो तो चार्ज एक ही जगह पे रुक जाता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो के लेक्चर या वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है? तो एक तो हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा होगा हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड होगा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये रहेगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, ठीक है, ये तीन मेन प्रॉपर्टीज है जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर, मैं इनके बारे में बात करूंगा, साथ साथ में मैं इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में भी बात करूंगा कि चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो इन तीनों टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक को भी साथ में कवर कर लेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में अगर मैं बात करूं, देखो हमने देखा कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि मास भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज में ये होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम में अलग 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 चार्ज है ना, कि कोई एक कूलम है, एक्स कूलम है, कोई वाई कूलम है, कोई जेड कूलम है। तो वो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, वो सारा का सारा टोटल चार्ज होगा, वो सारे अलग अलग चार्ज का सम हम कर देंगे, एल्जेब्राइक सम हम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा पास टोटल सिस्टम का चार्ज आ जाएगा। तो हम डेफिनेशन या तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज में? एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the is
द एल्जेब्राइक सम, हाँ। अब देखो हमारे पास चार्ज कौन कौन से होते हैं, तो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो सिस्टम में मान लो कि कुछ चार्ज है वो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ बोथ चार्ज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्राइक सम ऑफ all the charge of all the charges located at the different place in the system। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज में ऐड कर सकते हो, क्या कि टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम का, वो उनके सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम होगा। क्लियर, देखो हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में मेरे पास मान लो कि ये एक चार्ज है, यहाँ पे ये Q1 चार्ज है क्या, यहाँ पे चार्ज हो गया Q2, यहाँ चार्ज हो गया Q3, यहाँ पे चार्ज हो गया Q4, यहाँ पे चार्ज है Q5 और यहाँ पे चार्ज मान लो Q6। तो ये 6 चार्ज हम लोग अभी के लिए मानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 6 चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू हमारे पास आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, ये सारे चार्ज का सम हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा सिस्टम का। ठीक है, तो ये बात आ गई, क्लियर। एग्जाम्पल भी एक साथ में हम देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, मैं इनको हटा देता हूं, बाद में हम फिर से लिख देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सेम सिस्टम का। मान लो कि ये मेरे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में मेरे पास मान लो कि Q1 है, यहाँ पे ये Q1 है, ये Q1 इज इक्वल टू मान लो 4 कूलम्ब है, Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम्ब है, Q3 इज इक्वल टू -5 कूलम्ब है, Q4 इज इक्वल टू -2 कूलम्ब है और Q5 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब मान लो। तो ये कुछ चार्ज है जो अलग अलग जगह पे और उसकी हमने वैल्यू दे रखी है। तो टोटल चार्ज हमने क्या देखा हुआ था, वे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल 5 चार्ज है अलग अलग, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 आएगा। ठीक है, अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 कूलम प्लस Q2 3 कूलम प्लस Q3 -5 कूलम प्लस Q4 -2 कूलम प्लस Q5 1 कूलम। ठीक है, टोटल हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कूलम प्लस 3 -5 -2 माइनस सॉरी प्लस 1 कूलम। ठीक है, कूलम बाहर लिख लेता हूँ सबका इंडिविजुअल करके। चलो तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 7 माइनस 5 2 2 माइनस 2 0 1 कूलम मेरा नेट बच जाएगा। डन, तो ये बात हो गई। तो पूरे सिस्टम का मेरे पास चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक, तो क्या बोला था हमने एडिटिविटी चार्ज में कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो हम सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का सम करेंगे तो हमें टोटल सिस्टम का तो टोटल बॉडी का चार्ज मिल जाएगा।
क्लियर, ये हो गया हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब देखो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहां पे हम लिख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is stated as the integral multiple of basic quantum of charge। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये लिख सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं, चार्ज on a body, quantization of charge is stated as the charge on a body is integral multiple of basic quantum of charge। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज या तो बेसिक चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। देखो क्वांटम मतलब एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है। देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मेरे पास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जितना। ये बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है, बेसिक चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू देखने को मिल जाएगी। कंटिन्यूअस वैल्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक क्या मिलेगी आपको, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज एंड नॉट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी, एक डिस्क्रीट आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ चार्ज आपको मिल जाएगी। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी के पास चार्ज एक बार हुआ, ठीक है, तो वो चार्ज कितना होगा, तो वो इस बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, वो कितना आएगा, तो एन इंटू ई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब एन मेरे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, मतलब इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीजर्स सारे। e की वैल्यू आपको पता ही है, e की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आया समझ में, तो ये बात होती है। तो अब क्या होगा, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, q इज इक्वल टू +-ne। +-ne का मतलब क्या है, अगर इंटीजर मेरे पास माइनस में है तो साइन मेरे पास माइनस आएगी। क्लियर, और क्या माइनस सच में आएगी क्या,
हाँ, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक चार्ज है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन आ जाएगी, तो माइनस माइनस कट कर देगा। क्लियर, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा चार्ज हमें दिया जा रहा है। क्लियर, तो ये एक छोटा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। क्या, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है ना, कि बेसिक चार्ज है, जो फंडामेंटल चार्ज है, वो एक पार्टिकल के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आपको हमेशा किसी चार्ज बॉडी पे मिलेगा, कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। क्लियर, तो आपको जब भी चार्ज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा आपको डिस्क्रीट वैल्यू ही मिलेगी। और डिस्क्रीट वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज जितनी ही होगी। क्लियर, ये मैं बात कर रहा था, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा था। तो क्या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, हाँ, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोगों को चार्ज क्या हो जाती है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज आपको वहां पे कंटिन्यूस दिख जाता है। देखो मैं कैसे बात करता हूँ, कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बल्ब को प्रोवाइड करते हैं ना, तो जब 60 वोट का जितना हम इसको बल्ब को प्रोवाइड कर रहे हो, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे हैं, तो आपको वहां पे लाइट ऐसे फ्लिकर करते हुए नहीं दिखती है ना। फ्लिकर करते हुए नहीं दिखती का मतलब क्या है, कि ऐसे ट्विंकल जैसा नहीं होता, तो वो टाइप का आपको नहीं दिखेगा। क्लियर, तो फ्लिकर करते हुए नहीं दिखता, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। आ रहा है समझ में, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको चार्ज हमेशा कौन सा दिखेगा, डिस्क्रीट वैल्यू ही शो करेगी। आया समझ में, ये बात होगी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आप बोल सकते हो, ठीक है, एक तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और उसमें ये छोटा सा, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे आपके पास न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जब भी हम ये वीडियो को खत्म करेंगे, तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, पीवाईक्यूज और दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, थियरी कितनी है, ये है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। आपको ये समझना था, क्यू इक्वल टू एन, आपको पता होना चाहिए, ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है, आपको ये लिखना आता है, अगर ये भी लिखना नहीं आता आपको, अगर इतना भी पता है, तो आप न्यूमेरिकल तो सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर ही है, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सिर्फ थियरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थियरी पढ़ो और उसकी जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चले जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, अगर मैं उसकी स्टेटमेंट बोलूं, एक तो हमें पता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, तो एक तो क्या आएगा हमारे पास, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक स्टेटमेंट तो हम ये याद रखेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या याद रखेंगे, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो ना तो बना सकते हो, ना ही तो हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, जब भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, तो वहां पे चार्ज आपके पास जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, काम की बात लिखो, समझो और क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो
तो ये क्या हो गया, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ क्या बात होती है। देखो मेरे पास ये एक मान लो कि सिस्टम है, अब जबकि ये एक सिस्टम है, इसके ऊपर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये हो गया, ये 3 कूलम चार्ज है मान लो, यहाँ पे ये हो जाएगा ये 5 कूलम चार्ज है, और ये मैं ले लेता हूँ 2 कूलम चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर मेरे पास कितना होगा, तो टोटल चार्ज मेरे पास आएगा Q इज इक्वल टू 10 कूलम आएगा ना, 3 + 2 + 5 10 कूलम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सेम ही सिस्टम है, ठीक है, सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कुछ अलग अलग है, ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है, सिस्टम सेम ही है। डन। तो यहाँ पे भी मान लो कि इसका चार्ज मैं ले लेता हूँ 2 कूलम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और 2 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 कूलम ले लेता हूँ, और इसका मुझे पता नहीं है, इसका मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मैं नाम भी दे देता हूँ कि ये मेरे पास Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, यहाँ पे हम नाम देंगे तो ये Q1 डेज, ये Q2 डेज, ये Q3 डेज, ये Q4 डेज और ये Q5 डेज, ठीक है। तो ये जो Q5 डेज की वैल्यू है वो मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, सीधी बात है, सेम सिस्टम है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज हमेशा, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 कूलम है, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज मेरे पास 10 कूलम ही होगा। तो अगर यहाँ पे 10 कूलम है तो ये 2 2 4 1 5 4 9, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 कूलम, क्या आएगा 1 कूलम। क्लियर। तो इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं Q1 डेज + Q2 डेज + Q3 डेज + Q4 डेज + Q5 डेज। नहीं समझ आया क्या, आया? तो ये बात चल रही है। तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो, तो ये 3 बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। साथ साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमने इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में भी बात करनी थी। मेरे ख्याल से ये चार्ज ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर। चलो, तो अभी मैं सिर्फ थियरी पार्ट ही ले रहा हूँ, क्वेश्चंस हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। हाँ, टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको टॉपिक इजीली समझ में भी आता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। नहीं कि सर पहले पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे फिर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा पढ़ोगे फिर तुम क्वेश्चन करोगे तो ये अच्छी तरह से तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज, इसकी मैं बात कर लेता हूं। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज, देखो क्या होता है। हम सबको पता है कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात करी गई थी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसका मास रेस्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा ज्यादा होगा। और ये कौन से फॉर्मूले से हमें पता चला था, इस वाले फॉर्मूले से पता चला, m इज इक्वल टू m0/√1 - v² से। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मास एट रेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मास इज मोशन, मास इन मोशन। ठीक है, ये होगा स्पीड और ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। ठीक है, अब बात क्या होती है कि अभी तो मैं मास के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर हम चार्ज के ऊपर भी आएंगे कि
जब भी रेस्ट मास में होता है, रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मास कितना होता है, एम नॉट होता है ना। उसका मास कितना होता है, एम नॉट होता है। अब तो तब क्या, अब क्या होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वहां पे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है ना। तो उसका रेस्ट, ये उसका जो मास है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, मास ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा। चलो किस तरह से होता है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल भी नहीं जा पाएंगे। अगर मैं इस की बात करूं, मैं सिंपल, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वी अपॉन सी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है ना। स्पीड ऑफ लाइट से हमारी स्पीड बहुत कम होगी, तो ये जो रेशियो होगा ऑलमोस्ट क्या आएगा, नियर बाय जीरो के इक्वल आएगा, है ना, या तो 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से ही आएगा। तो जब भी ये इतना कम आ रहा है तो इसको अगर मैं 1 से माइनस करूं तो और भी कम आएगा, है ना। क्या होगा, 1 से माइनस करो तो वो और भी कम आएगा। अब जैसे जैसे मैं v की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। अब जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है और मैं जब इसको 1 में से माइनस कर रहा हूं तो वो और क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास और कम होती जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रही है तो होल एंड सोल वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, बढ़ के ही तो आएगी। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है तो पूरी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो होल एंड सोल वैल्यू तुम्हारी कम होके आ जाएगी। क्लियर। तो ये बात होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब स्पीड में होता है तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम हो जाएगी तो m से डिवाइड कम होगा और ये पूरा आंसर तुम्हारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो मास क्या होगा, बढ़ के आएगा। लेकिन ये बात कहाँ पे अप्लाई नहीं होती, चार्ज में अप्लाई नहीं होती। कितनी भी स्पीड हो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज ऐसे लिख लेते हो, अनलेस मास चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, तो इनवेरिएबिलिटी मतलब कि उसका मास में कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहा है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन के मास में कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहा है जैसे ऑब्जेक्ट में कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है मेरा। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को जितना जरूरी था उतना ही देखा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सारे टॉपिक के ऊपर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और हमें आइडिया भी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।